हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। हम पेपर 1 मैथमेटिक्स को चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितने स्कोर आपके बन पाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स को लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, अब पहले सवाल से शुरू करते हैं, जहां पे हमें ये पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग अ ग्रुप ऑफ ऑल 3 डायमेंशनल शेप। त्रिआयामी आकृतियां कहाँ पे हैं? घन, घनाभ, गोला, बेलन। तो अब देखो यहाँ पे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर एंड सिलेंडर, जब भी आप इनको बनाओगे तो वहां पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें आएंगे। और स्फीयर और सिलेंडर में भी जब आप स्फीयर बनाओगे, गोला बनाओगे, तो गोला में भी आर जो रेडियस होता है वो क्यूब के हिसाब से आता है 3। जब वॉल्यूम बनाते हैं, वॉल्यूम करते हैं उसका, तो क्यूब आता है। जब सर्कल ही स्फीयर, उसमें तीसरा डायमेंशन भी अटैच हो जाता है, तब हम उसको स्फीयर कहते हैं। और बेलन तो हमारा है ही, जो कि इस प्रकार का बनता है। तो जैसे ये शेप लेके बनते हैं, ये सारे शेप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 डायमेंशनल शेप, तो करेक्ट आंसर होगा 1। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा सही नहीं है? पैरेललोग्राम बिकम्स रेक्टेंगल इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम ऐसे बना हुआ होता है, इसके दो साइड पैरेलल होते हैं, ये दोनों ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि रेक्टेंगल बन जाएगा अगर सारे इक्वल होंगे। बिल्कुल सही बात है कि ये रेक्टेंगल बन जाएगा अगर इसके सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो फिर है अगला, दे रखा है कि अ काइट बिकम्स अ रेक्टेंगल इफ इट्स ऑल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक पतंग, पतंग कैसा होता है? इस प्रकार का बना हुआ होता है, ठीक है, जिसमें से कि ये वाला और ये बराबर होता है, ये वाला और ये वाला एडजेसेंट साइड बेसिकली बराबर होता है, बगल बगल वाला। यदि एक पतंग के सम्मुख बराबर कोण बराबर हो जाए तो वह एक आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन इसके एंगल्स ही सिर्फ बराबर नहीं करने, हमें साइड्स भी बराबर करने होंगे, तब जा करके ये बनेगा आयत। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेकंड नंबर हो गया इसका करेक्ट आंसर। जहां पे कि रेक्टेंगल के लिए सिर्फ इसको साइड एंगल इक्वल करने की जरूरत नहीं है, साइड्स भी इक्वली इक्वल करने की जरूरत है, तब जा करके बनेगा। अगला सवाल हमें क्या दे रखा है? बहुत ही सरल सा सवाल है कि ब्लड ग्रुप्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। इसमें पूछा है कि मोस्ट कॉमन और रेयरेस्ट ब्लड किसका है। तो मोस्ट कॉमन देखो ओ ब्लड ग्रुप है, और रेयर कौन सा है यहाँ पे? ए बी। तो मोस्ट कॉमन का है 12, और 12 का अनुपात पूछा है 3 के साथ। तो देखो 3 और 12 का अनुपात क्या होगा? 4:1 होगा। 3 की टेबल में 4 टाइम्स 12 कट जाता है, तो ये 12/3 इस प्रकार। तो ये 4, तो क्या बन गया हमारा? 4:1। तो ये चौथा नंबर हो गया आंसर। अगला सवाल, ये बहुत ही सरल सा सवाल है, लेकिन हाँ, अब यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि पहले थोड़े से ऐसे सवालों की कमी होती थी, पर अब ऐसे सवाल देखने के लिए मिल रहे हैं हमें। तो आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना होगा कि एक पैटर्न में एक लुप्त है यहाँ पे संख्या, इसको कैसे बनाना है। तो देखो 1 के बाद 6, 6 के बाद 15, 15 के बाद पूछा है, फिर 45 और 66 और 91 लिख रखा है। तो 1 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तब हमारा 6 बनेगा, और 6 में जब हम 9 जोड़ेंगे तब हमारा क्या बनेगा? बनेगा 15। तो 15 में हम अगला क्या? तो देखो 5, 9, ये क्या जुड़ रहे हैं? ये जुड़ रहे हैं ऑड नंबर्स, ऑड नंबर जुड़ रहे हैं। तो 9 के बाद वाला ऑड नंबर कौन सा होता है? 11। तो 15 में अगर 11 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा? सॉरी, 11 नहीं, इसके बाद वाला देखो 5, 5 जुड़ा, 5 के बाद एक ऑड नंबर आता है 7, जिसको इन्होंने इग्नोर कर दिया, जोड़ दिया 9। तो अब अगला 9 के बाद कौन सा आता है? 11। लेकिन 11 को इग्नोर करेंगे तो कौन सा जोड़ेंगे? 13। तो 13 और 15 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन गया? 28। तो इसका आंसर क्या निकलेगा हमारा? दैट वुड बी 28। 28 इसका आंसर होगा। सिंपल सा पैटर्न है जिसको फॉलो किया जा सकता है। 28 इसका बनेगा। अब देखो ये सवाल बहुत ही बढ़िया पूछा हुआ है, जो सवाल नंबर हमारा 35 है। इसमें ये बोल रहा है कि जो एक अमनी लड़की है वो क्या कर रही है कि 36 स्क्वायर को 36 सम वर्ग, जितने सारे एक जैसे वर्ग हैं जिनका डायमेंशन सेम है, उन सबको किस प्रकार वो व्यवस्थित करे कि आयत बन जाए। तो आयत बनने का मतलब रेक्टेंगल बन जाए। क्या है? 36। तो अब 36 को कर लो, एक बन सकता है ब्रेथ और 36 हो सकता है लेंथ। ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? 2 हो गया ब्रेथ और 18 हो गया लेंथ। तीसरा 3 हो गया ब्रेथ और क्या हो जाएगा? 12 12 हो जाएगा लेंथ। चौथा कॉम्बिनेशन 4 होगा ब्रेथ और क्या बनेगा? 4 के साथ 9 होगा लेंथ। तो ये 36 बनते चला जाएगा। देखो हर बार गुणा करने के बाद 36 आना चाहिए। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम? इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो बहुत ही शटल तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से फैक्टराइजेशन का टेक्निक आपसे पूछा हुआ है।
अब देखो 5 से तो ये डिवाइड होता नहीं है, 5 से नहीं होता है, 6 से होता है, तो 6 गुणे 6। तो अगर 6 और 6 हम लगा देंगे, लेंथ भी 6 ब्रेथ भी 6, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या बनाना है, रिक्टेंगल बनाना है, राइट। तो रिक्टेंगल बनाना है तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन हुए, 4 कॉम्बिनेशन हुए। तो देखो 4 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट अगर इसको हम कंसीडर कर ले 6 इंटू 6 को, तो ये 5, तो इसका थोड़ा सा हो सकता है 3 या 4 जो आंसर आएगा उस हिसाब से हमें देखने के लिए मिलेगा कि क्या है। अभी फिलहाल के लिए 4 इज करेक्ट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक होल नंबर है जिसमें 100 जोड़ा जा रहा है और फिर उसी होल नंबर में 100 घटाया जा रहा है। तो मान लेते हैं एक होल नंबर सबसे छोटा वाला 0 है, 0 में हमने 100 जोड़ दिया, ये हो गया हमारा 100, और 100 में से 0 हमने घटा दिया, फिर आ गया 100, और इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 200 आ गया। तो हमेशा ये सम जो होगा इन दोनों का जोड़ 200 ही रहने वाला है। आप कोई भी संख्या ले लो जो एक पूर्ण संख्या हो और उसमें कुछ भी 100 जोड़ो और 100 घटाओ, हर बारी उसमें 200 ही आएगा। अगला सवाल है कि 5 और 5 को जोड़ना घटाना है। तो इसको समझने के लिए आप बहुत ही सरल सा तरीका अपना सकते हैं कि आप इसमें ये कर लीजिए, 5 माइनस 5 प्लस 5। ऑड नंबर्स में जोड़ रहा है तो 3 हम जोड़ लेते हैं, तो 5 प्लस 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या गया, 5 बच गया। अब इसी को 5 कर लो, प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 और फिर माइनस 5 प्लस 5, ठीक है, 5 हो गया। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 5। 3 हमने यहाँ पे 5 लिया था, यहाँ 5 5 लिया है। अगली बार तुम 7 लेके देख लेना। हर बारी ऑड नंबर जब भी हम लेंगे तो जिस चीज से शुरुआत होगी, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, ऑड नंबर जब भी सम पूछेगा और यहाँ पे स्टार्ट करेगा अगर प्लस 5 से, तो आंसर इसका प्लस 5 आएगा। अगर माइनस 5 से शुरू कर रहा है तो आंसर माइनस 5 आएगा। जिस चीज से शुरू करेगा उसी के अनुसार आंसर आएगा। अब बारी है अगले सवाल की। इसमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अवरोही क्रम में लगाना है। सिंपल सा डेसिमल का सवाल है जिसका बी ऑप्शन यानी सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल दे रखा है कि इनमें से कौन सा, देखो यहाँ तो डायरेक्टली पूछ लिया कि इनमें से कौन से नंबर हैं जो 3630 के फैक्टर नहीं होंगे। सबसे डिवाइड करके देखोगे तो 9 से ये डिवाइड नहीं होगा। 4 बार में 36 तो चला जाएगा, लेकिन उसके बाद 30 का क्या, 30 नहीं जाएगा। तो यहाँ तो साफ सीधे नजर आ रहा है कि 9 होगा इसका सही उत्तर। अब बोल रहा है कि 1,00,000 को हम और क्या कह सकते हैं। तो पहले तो 1,00,000 लिख लो, साफ सीधी बात है। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये हो गया 1,00,000। अब इसमें 100 जोड़ दिया हमने, तो क्या बन गया हमारा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। देखो मैं ही भूल गई यहाँ पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, क्या बन गया ये 1 करोड़ बन गया। ठीक है, तो 1 करोड़ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखो प्रियदर्शनी मिक्स कर रही है इतना किलो बादाम, इतने किशमिश और इतना केजी काजू। तो फिर इस पूरे जो ये मिक्सचर आया, इस पूरे मिक्सचर को 3 दर्जन पैकेट में डिवाइड कर रही है वो, तो कितना एक पैकेट का वजन होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये केजी में है, ये ग्राम में है और ये केजी में है, और आंसर हमारा ग्राम में दे रखा है। तो हम इसको फटाफट से ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4.8 केजी है, यानी कितना हो जाएगा 4.8 केजी, 4 का 4,000 ग्राम हो गया, 0.8 तो ये कितना हो गया 4800 हो गया। फिर 2500 हमारा दे रखा है ग्राम में, और 3.5 यानी 3500, इन सबको हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा। जैसे देखो इतनी ही स्पीड से आपको करने की जरूरत होगी, इतने ही स्पीड से आप करोगे तब जाके 10 से 15 मिनट में सवाल ये खत्म हो जाने वाले हैं। अब 3 दर्जन, तो 3 दर्जन, 1 दर्जन में होते हैं हमारे 12, तो 3 दर्जन में कितने हो जाएंगे 36। अब ये 36 से इसको भागा दे दो, तो जब 36 से तुम भागा दोगे तो यहाँ पे लगभग बन जाएगा हमारा 300 ग्राम। तो ये हमारा 300 ग्राम करेक्ट आंसर हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, साथ के साथ देखते हैं। अब अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है, एक वर्ग है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, यानी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर है, और इसी वर्ग की भुजा को अगर दुगनी कर दी जाए तो 5 का दुगना क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर कर दिया जाएगा। तो नया क्षेत्रफल कितना होगा, 5 का करेंगे तो आएगा 25 और 10 का करेंगे तो आएगा 100। डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4, तो कितने गुना बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा 4 गुना। अगली बारी है अगले सवाल की। देखो ऐसे सवाल में यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, 3 4 2 लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एलसीएम निकाल करके नॉर्मल एकदम जो ट्रेडिशनल मेथड है ना उससे बनाओ, क्योंकि उसमें गलत होने के चांसेस एकदम कम है। तो सबसे पहले इन तीनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपको 12।
12 वो संख्या है जो तीनों से कट रही होगी, ठीक है, क्योंकि 4 से अगर हम डिवाइड करके देखें, 4 और 3 का संख्या क्या आएगी 12, और ये 12 क्या कट रहा है 2 से, बिल्कुल कट रहा है। अब इसको जो आएगा उसमें आप डिवाइड कर लो ऊपर वाली संख्याओं को, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा होगा। या फिर यहाँ पे एक और तरीका आप यूज कर सकते हो कि इसका जिसका भी डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, जिसका भी असेंडिंग, पहली चीज तो असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में कि ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 1 का 2 भाग यानी 0.5 आ गया, 1 का चौथा भाग 0.25 आ गया, 1 का तीसरा भाग तो ये 0.33 के अराउंड आ गया, ठीक है। तो अब देखो क्या आना चाहिए, 0.5 पहले, 0.33 बाद में, और उसके बाद 0.25। तो मैं कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि देखो जी ऐसा है कि इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो और आंसर निकाल लो। तो अगर मैं लगाने चाहूँ तो क्या ऑप्शन 2 सही आंसर है, अवरोही क्रम में बढ़ते हुए जा रहा है, यस एग्जैक्टली, ये देखो बढ़ते हुए जा रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़े कि जो संगीता है वो खरीद रही है साबुन, 10 रुपए का वो साबुन है, उसके पास 5 रुपए का एक सिक्का है, तो एक हो गया 5 रुपए, 2 सिक्के हैं उसके पास 1 रुपए के, तो 2 सिक्के 2 1 रुपी कॉइन, 2 1 रुपी कॉइन, तो 2 रुपए इधर हो गए और 5 50 पैसे कॉइन, ट्रिक देखो यहीं पे 5 50 पैसे कॉइन, तो अभी 7 रुपए तो हो गए और 5 है तो 5 50 पैसे कॉइन, तो 2 50 पैसे को मिला करके हमारा 1 रुपया बनता है। 8 आना 16 आने में 1 रुपया होता है, तो 50 पैसे 50 पैसे 100 पैसे हो गए, तो 100 पैसे में 1 रुपया हो गया, तो हमारे पास 4 मिला करके 2 रुपए हो गए, तो 2 रुपए और इसमें जुड़ गए। अभी हमारे पास 1 50 पैसा बच गया है, तो यानी कितना हो गया 9 रुपए 50 पैसा हो गया, 9 रुपए 50 पैसे हमारे पास आ गए हैं। तो कितने की कमी पड़ रही है पूछ रहे, कितना और उसको चाहिए, तो उसको और चाहिए 50 पैसे और उसका सही हो जाएगा, मतलब कि उसको जो घट रहे हैं वो सही हो जाएगा। अगली बारी है, अगले सवाल की देखते हैं कि रुबीना अपनी जर्नी शुरू कर रही है कार से और वो इतने घंटे इतने आवर्स पे यानी 16 बज रहे हैं, 4:50 शाम के इतने बजे वो शुरू कर रही है, पीएम है, ठीक है, शुरू कर रही है और फिनिश कर रही है 21:05 पे। 21 बोले तो कितना हो गया, 20 होता है हमारा 8 और 19 हो गया, सॉरी 21 हो गया 9, तो 9:15 पे वो अपनी जर्नी खत्म कर रही है उसी दिन पे। तो उसको कितना टाइम लगा है, तो अब यहां से यहां देख लो कितना टाइम लगा है, माइनस करके चेक कर लो, ठीक है। 15 मिनट 9 बजने का इधर हम रख लेते हैं, 10 मिनट उधर और 15 मिनट इधर, ये मिला करके कितना हो गया हमारा 5 2 25 मिनट और हो गया। तो देखो 25 वाले ऑप्शन 3 और 4 इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। तो अब 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 5, आई मीन हाँ 5 बचेगा, और यहाँ पे लगभग ये 5 बज रहा है, लगभग 5 बज गया, 5 बजे से 9 बजे तक, तो 4 घंटे 25 मिनट हो गया, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे कि अब देखो आ गया, ये कंटेंट तक का सवाल था, अब आ गया हमारा मेन पेडागोजी का सवाल, जिसमें कि क्या है, पूछ रहा है कि बच्चों में डेवलप करना है कि अप्रिसिएशन फॉर मैथमेटिक्स अमंग चिल्ड्रन, ये डेवलप करना है, तो टीचर को कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, तो इसमें क्या पूछ रहा है हमें, ध्यान से, नॉट, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव लिया है वो एकॉम्प्लिश हो जाए। मतलब क्या होगा, बाधा कौन सी एक्टिविटी, कौन सी चीज बन सकती है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें शी एस्टैब्लिशेस अ मैथमेटिक कॉर्नर, ऑब्वियस ही बात है कि अगर कक्षा में बच्चे अब मैथमेटिक कॉर्नर देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि मैथमेटिक्स रियल लाइफ में भी यूज हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर क्या है, टू सी शोज द चिल्ड्रन वीडियोज ऑन इंडियन मैथमेटिशियन एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट जगाता है, क्योंकि देखो वीडियो जैसे ही दिखाया है वैसे ही कई सारी चीजें बच्चों के दिमाग में एक साथ क्लियर होती हैं, कई सारे सेंसेस इन्वॉल्व है, तो इंटरेस्ट जनरेट होता है, तो ये भी सही हो गया। मैथमेटिकल पजल्स दे रही है मैजिक स्क्वायर सॉल्व करने के लिए, तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में ना हर किसी को मजा आता है, तो ये भी सही हो गया। अब देखो दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, इसमें क्या दे रखा है कि ऑलवेज प्रेजेज स्टूडेंट हु अचीव हाईएस्ट मार्क, सिर्फ उन्हीं को सराहना कर रही है जो एट द एंड ऑफ टर्म एग्जाम बढ़िया कर रहे हैं उनको कर रही है, तो ये गलत हो गया ना, इससे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर नहीं करने का। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट है। तो पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है कि बच्चा इसमें इट इज बेस्ड ऑन ये वर्ड अगर छांट लिया है तुमने कन्वर्जेंट, कि क्या होता है कन्वर्जेंट नहीं होता है, तो देखो ऑप्शन में वैसे भी डी कहीं है नहीं, तो डी तो हमें देखना नहीं है, पहली चीज तो ये ऑप्शन पे ध्यान दो, डी कहीं है नहीं, तो डी हमें पढ़ना भी नहीं है कि क्या है नहीं है, ठीक है।
अब इट हेल्प्स इन नर्चरिंग चाइल्ड्स इमेजिनेशन, मैथमेटिक्स इज मोस्टली इमेजिनेशन। तो बी बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं बी वाला ऑप्शन कौन सा है। 1 2 3, ये 3 ऑप्शन बी वाले हैं। बच्चे को क्रिएटिव बनाने में, सृजनात्मक शक्ति उसमें जनरेट करने में, शुरू करने में बहुत ज्यादा मदद करती है मैथमेटिक्स। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब सी क्या है, निम्नात्मक विवेचन, सॉरी निम्नागत विवेचन, यानी डिडक्टिव रीजनिंग कर रहे हैं, बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। मैथमेटिक्स में बहुत सारा हम डिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये भी सही हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 विच इज ABC। ये तीनों सृजनात्मक बनाने में हेल्प करता है, इमेजिनेशन में, और डिडक्टिव रीजनिंग को भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन है जिन्होंने मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी में काम किया, एंड दैट वाज आर्यभट्ट। प्योरली इसको तो देखते के साथ एकदम आंसर कर देना है। अब है कि ये कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें कि बच्चे अगर अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। चिल्ड्रन आर गिवन मैनिपुलेटिव्स लाइक नंबर ग्रिड, टोकन, अरेंज इन रेक्टेंगुलर एरेज एंड एक्सप्लोरिंग मल्टीप्लीकेशन यूजिंग देम। बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को हम दे रहे हैं कई सारे लेवल पे अलग अलग तरीके का टास्क। तो क्या बच्चे अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे, एग्जैक्टली कंस्ट्रक्ट करेंगे। और बाकी आंसर क्यों नहीं होगा, देखो रिसाइट करना ऐसे ही गलत हो गया, रीड अलाउड, मल्टीप्लीकेशन टेबल एंड रिपीट, अगेन रिपीटिशन। प्रिपरेटरी वीडियोस में कई बार इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे आपको बताया हुआ है, ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये सारे टर्मिनोलॉजीज को अवॉइड करना है। तो ये हो गया। फिर रिटन हैंड असाइनमेंट जो है वो इनकम्प्लीट दिया, जिसको जाकर के बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है टास्क का, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया चौथा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक वेजिटेबल सेलर है जो कि पालक बेच रहा है और 60 रुपए प्रति किलो है। सोनू ने पालक खरीदा है 350 ग्राम पालक, और वेजिटेबल सेलर को 21 रुपए उसने सोनू से लिए, जो कुछ इस प्रकार से दे रखा है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द मैथमेटिकल स्किल यूज्ड बाय वेजिटेबल सेलर। वेजिटेबल सेलर कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है कि ये वो इसी प्रकार का कर रहा है कि 350 ग्राम के लिए कितना होगा। तो अब देखो पर केजी 60 रुपए मिल रहा है, तो इन्होंने क्या किया, 60 रुपए में पर केजी दे रहे हैं तो उनको डिवाइड कर दिया 100 ग्राम के ऊपर। 100 ग्राम का पहले वैल्यू निकाल लिया और फिर 100 ग्राम का आधा 50 कर दिया। तो ये देखो 6 6 6 और 3 कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि वो थोड़ा सा हेजी टर्म्स में, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होते हुए, इन्होंने उसी प्रकार का काम किया। ये एम्बिगुअस है, बिल्कुल सही बात है कि एम्बिगुअस है ये। दूसरी चीज पर काम कर रही है और ये सही तरीके से काम कर रही है, तो एम्बिगुअस तो हम नहीं बोल सकते हैं, एग्जैक्ट है ये, ठीक है। नॉट यूजफुल, बिल्कुल ये यूजफुल होती है और बहुत ही अच्छे से यूजफुल होती है। ये वाले तरीके भी बहुत यूजफुल होते हैं। ये एक ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई मैथमेटिक्स में कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो करेक्ट। उन्होंने कितना दिमाग लगाया, 1 केजी के दाम को 100 ग्राम पे, 1 केजी में 1000 होते हैं ग्राम, और 1000 ग्राम के 60 रुपए देने हो रहे हैं, तो 60 रुपए में हम करेंगे। 1 केजी में 10 भाग कर रहे हैं तो आ रहा है, तो 60 में 10 भाग करेंगे तो आ जाएगा, तो 6 रुपए बन गए 100 ग्राम के। बहुत ही सिंपल सा तरीका, 100 ग्राम के 6 रुपए, तो 300 ग्राम के 6 हो गए, और 50 ग्राम और चाहिए तो 6 का आधा 3 हो गया। ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स, यही सारी ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखो एरर एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, और एरर एनालिसिस के ऊपर एक पर्टिकुलर आरएम सीरीज में वीडियो भी मिलेगी आपको, अंडरस्टैंडिंग एरर्स, वो इन्हीं सारी चीजों के बारे में है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही नहीं है तो अच्छे से समझना। देखो यहाँ से इस एरर्स इन मैथमेटिक्स हेल्प टीचर इन प्लानिंग देयर लेसन, बिल्कुल सही बात है। टीचर को अपनी मेथडोलॉजी को सोचने समझने में हेल्प मिलती है। पार्ट ऑफ लर्निंग, ओपनिंग लाइन ही जब भी हम क्लास में बैचेस में डिस्कस करते हैं, उस समय यही बात हम डिस्कस करते हैं कि एरर्स जो होते हैं वो मैथमेटिकल या फिर किसी सब्जेक्ट का एक पार्ट है, लर्निंग का ही पार्ट है, कि लर्निंग हो रही है तो गलतियां होंगी। और एरर्स इन स्टूडेंट्स को देख करके समझा जा सकता है कि उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, कौन सी चीज रॉ है, कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया, कौन सी नहीं आई है। तो ये तीनों ही सही है, तो गलत कौन सा होगा, आप रूपी हो गया पहला वाला, ठीक है।
शुड बी ओवरलुक। जैसे ही यहाँ पहुंचोगे तुमको आंसर मिल जाएगा कि हम एरर्स को ओवरलुक नहीं करते हैं, ये गलत तरीका है। अगले सवाल पे चलते हैं कि असेसमेंट के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो नॉर्म्ड रेफरेंस असेसमेंट हमें बताता है कि स्टूडेंट स्टैंड एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट इन हिज और हर परफॉर्मेंस। नॉर्म रेफरेंस, हमने एक स्टूडेंट को क्या बना दिया, नॉर्म बना दिया, और बाकी सबको उसको रेफरेंस के रूप में यूज कर लिया। हाईएस्ट स्कोरर जो रहेगा क्लास में उससे हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में और रिमेडियल टीचिंग में। एक बच्चे को हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए कि बच्चे को ये सवाल आना ही चाहिए कि a+b का होल स्क्वायर कितना होता है। चलो ये तो फिर भी 5 क्लास से ऊपर की बात हो गई, लेट्स से कि 5 × 2 आना चाहिए। तो 4 बच्चों को आ रहा है, बाकी 8 बच्चों को नहीं आ रहा है, तो वो 4 बच्चे क्या बन गए, नॉर्म बन गए, हमारे रेफरेंस क्राइटेरियन बन गए। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि उन 4 को आ रहा है, बाकी 8 को नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, उन 8 लोगों को नहीं समझ में आया, तो रिमेडियल टीचिंग प्लान कर सकते हैं। तो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट ऐसे इस प्रकार से कुछ काम करता है। क्राइटेरियन रेफरेंस में कुछ क्राइटेरियाज हम सेट कर देते हैं और जिससे कि हम मास्टरी चेक करते हैं कि कुछ क्राइटेरिया है जो अचीव हुआ एट द एंड और नहीं। तो ये तीनों सही है, तो गलत क्या हो गया, ये आप रूपी चौथा वाला गलत हो गया। अब देखो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि कॉन्सेप्ट्स लाइक मोर लेस, शॉर्ट लॉन्ग, लॉन्ग शॉर्ट, फार नियर, बिग स्मॉल एटसेट्रा किस चीज के लिए। तो देखो इंग्लिश का सवाल मैथमेटिक्स में तुमसे पूछेगा नहीं, तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। एंटोनिम्स मैथमेटिक्स में पूछेगा नहीं क्योंकि मैथमेटिक्स में एंटोनिम्स का कोई काम नहीं है, तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही आउट हो गए। अब कंफ्यूजन में 1 और 2 में तुम पढ़ सकते हो कि वेग टर्म ऑफ कंपैरिजन, कंपेयर करने के लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कंपेयर करने के लिए मैथमेटिक्स में डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, हम टर्म्स की इस्तेमाल क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। तो फिर है क्या ये, तो इंपॉर्टेंट है प्री नंबर कॉन्सेप्ट का। प्री नंबर कॉन्सेप्ट, नंबर सिखाने से पहले ज्यादा, कम, लंबा, छोटा, नजदीक, दूर, इन सारी चीजों को हम सिखाते हैं। अगला सवाल है कि मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, मतलब उसमें क्या हेल्प मिलनी चाहिए एक टीचर को। तो देखो पहला दे रखा है कि हेल्प टीचर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग फॉर्मूला। उससे क्या, फॉर्मूला तो याद कराना है अगर मुझे 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसका मैं क्या बनाऊं, क्या बना सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो ये फिर तो यूजलेस हो गया हमारे लिए। सेल्फ लर्निंग मटेरियल टीएलएम ऐसा होना चाहिए कि उसमें बच्चे की सेल्फ लर्निंग हो रही हो। प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस, हेल्प टीचर इन प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन टीचर खुद प्रोवाइड करते हैं, टीएलएम की मदद से नहीं होता है। लर्निंग मटेरियल टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यही है। डेवलप्स लर्निंग इन्वायरमेंट, एग्जैक्टली यही काम होता है डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है। तो देखो डी ऑप्शन तो अकेले कहीं पे है नहीं, लेकिन बी के साथ कॉम्बिनेशन में चौथे नंबर पे डी दिख रहा है, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि in which of the following is most appropriate way to help primary school learners visualize concepts। प्राइमरी स्कूल लर्नर्स को कॉन्सेप्ट अगर विजुअलाइज कराना है किसका, इक्विवेलेंस का, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, तो हम फ्रैक्शन डिस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल है फिर है कि अब टीचर यूजेस रोल प्ले। अब देखो रोल प्ले मेथड, टीचिंग मेथोडोलॉजी, अगेन सीडीपी के लेक्चर में आपको मिल जाएगा टीचिंग मेथोडोलॉजी। उसमें मैथमेटिक्स की क्लासरूम में अगर रोल प्ले इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये क्या हो सकता है। पहली चीज तो इंटरटेनिंग स्टूडेंट्स तो या लर्नर्स, हमारा तो पहला मोटिव है नहीं, ठीक है, कि हम लर्नर्स को इंटरटेन करने हैं, हम वहां इंटरटेन करने नहीं गए हैं। बिजी, वो तो हम सवाल देके भी कर सकते हैं, डिसिप्लिन डांट के भी कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली रोल प्ले करेगा क्या, आइडियाज प्रोजेक्ट। अगला सवाल है कि जो सभी टाइजिंग है यानी कि संख्या बोध विकसित करने में हेल्प करने वाला एक मेथड है, जो किस चीज का एग्जाम्पल हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है। उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन कैसे होगा, इन सारे ऑप्शंस में से हमें चुन के बताना है। तो जी देखो आराम से सोचना कि अगर हमें समझाना है नंबर को तो हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, रोलिंग ऑफ डाइस। अगला सवाल है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ 2005 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई सारे वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ एनसीएफ में क्लासरूम रिसर्चर्स हैव इंडिकेटेड अ फेयरली सिस्टमैटिक डीवैल्यूएशन ऑफ गर्ल्स का बहुत ज्यादा डिवैल्यूएशन, गर्ल्स की कैपेसिटी मतलब कि उनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, घटा है,
as incapable of mastering mathematics even when they perform well in mathematics. चाहे वो कितना भी अच्छा कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका जो नंबर है, क्वांटिटी है, वो थोड़े से कम ही होते जा रहे हैं। और क्या एक मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन हो सकता है? तो अगर सारे ऑप्शंस को पढ़ोगे तो ये जेंडर कॉन्स्ट्रक्ट जो सोसाइटी है, जो ये बताता है कि लड़के जो होते हैं वो ज्यादा इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ज्यादा होता है। तो एक फेयरली सिस्टमेटिक डिवैल्यूएशन है, लड़कियों के प्रति डिवैल्यूएशन होता है। मतलब माफ करना, सवाल शायद कुछ गलत बोल दिया मैंने, कि एक नॉर्मल फेयरली डिवैल्यूएशन होता है जहां पे कि ये समझा जाता है कि लड़कियां हैं, ये मतलब कहाँ ही उतना अच्छा कर पाएंगी। तो ये जेंडर कंस्ट्रक्ट है, ना कि ऐसा ही होता है, लिंग की अवधारणा है ये, बस और कुछ नहीं है। अगला सवाल है, और मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो बहुत सारा है। अगला सवाल है हमारा कि क्लासरूम रिसर्चेस हैव शोन दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड मैथमेटिक्स मोर डिफिकल्ट। नॉर्मल सी बात है, तुम्हें भी लगता होगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो विच आर द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एट दिस फियर? इनमें से कौन सी चीज है जो इस फियर को और ज्यादा ऐड करती है? और वो है एब्स्ट्रैक्ट नेचर का होना, अमूर्त होना, चीजें नजर नहीं आती। 2 कहां से दिखाओगे, 5 कहां नजर आएगा तुमको? नहीं नजर आएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नेचर की वजह से बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है। चलिए जी, मैथमेटिक्स का आखिरी सवाल, एनईपी 2020 फाइनली आ ही गया। एनईपी 2020 ओलंपियाड और कॉम्पिटिशन्स जैसे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पूरे कंट्री में क्या कर दिए गए हैं? तो पूरे कंट्री में स्ट्रेंथन किए गए हैं ताकि बच्चों का जो लॉजिकल कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। ओलंपियाड एंड कॉम्पिटिशन को बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूड किया गया है, जीके, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सारे मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारे एक स्किलफुल लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लगभग सारे सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया गया है। तो ये था मैथमेटिक्स का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल।